आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, और उस चैप्टर का नाम है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित। जी हाँ, आपको हो सकता है कि सुन करके आश्चर्य लगा हो कि राजनीति विज्ञान अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, तो भला उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध कैसे हो सकता है। यह सोचना आपका बिल्कुल सही है कि राजनीति विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध ना हो। जी हाँ, अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी राजनीति विज्ञान का संबंध पाया जाता है। तो वह सामाजिक विज्ञान कौन कौन से हैं जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से पाया जाता है, और राजनीति विज्ञान किस प्रकार से इन विषयों से या इन सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक पर है तो स्टार देकर के अपना प्यार हमें जरूर दीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध किन किन विषयों से है। तो नंबर 1 की बात करें तो राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध भूगोल से भी होता है, राजनीति विज्ञान का संबंध समाजशास्त्र से भी होता है। ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका संबंध राजनीति विज्ञान से होता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान का संबंध इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आइए हम चर्चा स्टार्ट करते हैं कि राजनीति विज्ञान का और इतिहास का संबंध कैसे है। तो इतिहास की परिभाषा को अगर जो हम राजनीति विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो इतिहास क्या होता है? व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठ संबंध रखने वाले विषय हैं। और इसी पर अपना एक विचार देते हुए एक विचारक हैं जो कि कई बार उनके बारे में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किस विचारक का है। तो सीले महोदय अपना स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यानी कि ये स्टेटमेंट सीले का है और यह राजनीति विज्ञान और इतिहास को एक दूसरे से जोड़ करके देखने की कोशिश करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। अब हमें ये जानना है कि भाई राजनीति विज्ञान क्या है? इतिहास पर ही निर्भर है। कैसे निर्भर है समझते हैं। तो राजनीति विज्ञान इतिहास पर कैसे निर्भर है कि हम जानते हैं कि जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका क्या हुआ है? क्रमिक विकास हुआ, यानी कि क्रम से उसका विकास हुआ है, धीरे धीरे वह विकसित हुआ है। तो जो चीजें धीरे धीरे विकसित हुई हैं तो उसके हम पीछे का क्या करते हैं? इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो राजनीतिक संस्थाएं, ये जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित हुई है। तो हम उसको समझने के लिए किसका सहारा लेते हैं? इतिहास का सहारा लेते हैं। और किसी भी राजनीतिक संस्था को पूरी अच्छी तरह से हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसके पिछले इतिहास को जान पाएंगे। तो ये हो गया कि राजनीति विज्ञान क्या है? इतिहास पर ही निर्भर है। अब हम दूसरे आधार पर या दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान इतिहास से संबंधित है, तो हम ये पाएंगे कि जो राजनीति विज्ञान है वह इतिहास राजनीति विज्ञान का क्या है? एक पथ प्रदर्शक है। यानी इतिहास क्या करता है? राजनीति विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, नई दिशा देने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पे अगर जो हम ये जाने कि एक औरंगजेब के शासनकाल की बात कर लें और एक हम अकबर के शासनकाल की बात कर लें, तो इतिहासकारों का मानना है कि अकबर का जो शासनकाल था उस शासनकाल में सभी धर्मों के लोगों का इक्वल प्रतिनिधित्व था। सभी धर्मों के लोग वहां पर उसके दरबार में रहा करते थे
और इस कारण अकबर जो था वह धार्मिक सहिष्णुता की भावना रखता था, वो सबको लेकर के चलता था। इस नाते वह एक लंबे समय तक शासन व्यवस्था में कायम रहा। लेकिन वहीं पर अगर जब औरंगजेब के इतिहास को देखते हैं तो औरंगजेब जो था वह सहिष्णुता में विश्वास नहीं करता था, जिसके कारण औरंगजेब का जो साम्राज्य था वो जल्दी ही क्या हो गया, उसका पतन हो गया। तो हमने क्या सोचा कि अगर जो इस तरह कोई भी राज्य होगा उसमें कोई भी शासन व्यवस्था रहे तो हम अच्छी चीजें जो ज्यादा दिन तक सफल रही हम उसका अनुसरण करेंगे, या जो बुरी चीजें थी जो कम दिन ही सफल रही या उनका पतन बहुत शीघ्र ही हो गया तो उनका हम अनुसरण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो हमने क्या किया, अकबर के शासनकाल को लिया, औरंगजेब के शासनकाल को लिया और दोनों को जोड़कर देखने का प्रयास किया। तो हम ये पाएंगे कि अकबर के जो शासनकाल थे उनमें चीजें लंबे समय तक कायम रही और प्रजा ज्यादा खुशहाल उस समय हुआ करती थी, माना जाता था। लेकिन ऐसा औरंगजेब के शासनकाल में नहीं था। तो इस ऐतिहासिक चीजों को आधार मानते हुए, इतिहास से सीखते हुए राजनीति विज्ञान के तमाम विद्वानों ने अपने विचारों को दिया है कि अगर जो राजनीति विज्ञान में हमें बेहतर तरीके से सुधार करना है या बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था चलानी है तो हमें कुछ ना कुछ इतिहास के माध्यम से पूर्व के साम्राज्य जो रहे हैं या उसके शासक जो रहे हैं उनके माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा। और हम इतिहास में व्यापक तरीके से इस अध्ययन का प्रयोग करने वाले अरस्तु भी हैं, उन्होंने इतिहास के माध्यम से चीजों को सीखा और अपने विचारों को दिया। वहीं पर बात कर लें इतिहास का व्यापक प्रयोग करते हुए मैकियावेली है, मॉन्टेस्क्यू है, हीगल है, कार्ल मार्क्स है, मैक्स वेबर है, ये सभी जो विचारक हैं वह इतिहास का व्यापक अध्ययन करते हैं। तो ये मोटे तौर पर हमने समझा कि राजनीति विज्ञान इतिहास से किस प्रकार से संबंधित है। अब हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का किस प्रकार से अर्थशास्त्र से संबंध है, यानी कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो बहुत सारे विचारकों का मानना है कि राजनीतिक जो संस्थाओं का उदय हुआ उसके पीछे जो कारण रहे वो आर्थिक गतिविधियां ही उसके पीछे कारण रही। अब जो कार्ल मार्क्स हैं वो कहते हैं कि भाई देखिए, समय कुछ भी रहा हो, युग कुछ भी रहा हो, उसके पीछे जो सामाजिक जीवन का जो स्वरूप निश्चित होता है उसके पीछे आर्थिक गतिविधियां ही कारण मानी जाती हैं। अब कुछ और चीजों की बात करें, जब मानव जीवन था, मानव जीवन में जब तक कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक मानव जीवन में कृषि नहीं आया था, तब तक लोग साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ, मानव ने कृषि की खोज की और वह कृषि करके एक स्थान पर जीवन निवास करना शुरू करता है, तो वहीं से क्या होता है, सर्वप्रथम राज्य की स्थापना होती है। और वहीं से कृषि के आने से ही लोगों के अंदर तेरे मेरे की भावना उत्पन्न होती है, ये तुम्हारा, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तुम्हारी है। खैर, यहां से सारी चीजों का उदय होता है। अब दूसरे बिंदु की बात करें तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण देखने को मिला है कि राज्य की नीति जो है वो आर्थिक गतिविधियों पर ही निर्भर होती है। यहां तक कि एक उदाहरण देखा गया स्पेन में 1935 में वहां की जो सरकार थी उस सरकार ने क्या किया, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वहां के आम नागरिकों के लिए क्या किया, एक कानून बनाया। और नतीजा ये हुआ कि वहां का जो उच्च वर्ग था, चाहे सामंती वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, इन सभी लोगों ने क्या किया, संगठित होकर के उस स्पेन की सरकार के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। यानी कि
सरकार मजदूरों के लिए कानून बना रही थी, किसानों के लिए कानून बना रही थी, उनके हित के बारे में सोच रही थी, और सामंत वर्गों ने, पूंजीपतियों ने क्या किया, उस सरकार का ही तख्ता पलट कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां ही क्या कर रही है, राजनीति विज्ञान को प्रभावित कर रही है। दूसरे हम दौर की बात करें तो जर्मनी के हिटलर का आपने नाम सुना होगा। 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का लाभ उठाते हुए जर्मनी जैसे तानाशाह का उदय होता है। वह क्या करता है, जर्मनी के नागरिकों को भड़काता है और कहता है कि मौजूदा सरकार ही क्या है, आपकी इस आर्थिक तंगी का, आपकी इस भुखमरी का मुख्य कारण है। अगर जो ये सूझबूझ के साथ कार्य की होती तो आज जो विजेता राष्ट्र हैं, हमारे ऊपर जो तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनके कारण हमको आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है, यह दिन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हिटलर ने क्या किया, कहीं ना कहीं अपने देश की जनता को भड़काने का कार्य किया और स्वयं जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। तो यह सभी जो है आर्थिक गतिविधियां ही राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध जोड़ करके देख पा रहे हैं। वीडियो लंबा ना होने पाए इस वजह से मैं बहुत ही शॉर्ट शब्दों में और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर अपनी चर्चा कर रहा हूं। अब हम बात करें आर्थिक गतिविधियों को कुछ और लेकर के, तो जो साम्राज्यवाद हुआ, जो उपनिवेशवाद आया, या फिर जो साम्यवाद जैसी इस सभी विचारधाराओं का जो उदय होता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं ये सभी आर्थिक गतिविधियां ही उत्तरदायी कारण मानी जाती हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको